नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। अमेरिका और फ्रांस की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी लौटे स्वदेश। पीएम ने फ्रांस में एआई सम्मेलन में लिया हिस्सा और अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से की यादगार मुलाकात। कई अहम समझौतों पर बनी सहमति। किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा की केंद्र सरकार से बातचीत। दोनों ही पक्षों ने वार्ता को बताया सकारात्मक। 22 फरवरी को केंद्रीय कृषि मंत्री के नेतृत्व में होगी अगली बैठक। सत्रह सालों के बाद बीएसएनएल ने कमाया मुनाफा। पिछले 3 महीने में 262 करोड़ से ज्यादा का शुद्ध लाभ अर्जित। बीएसएनएल के उपभोक्ताओं की संख्या में भी हो रही है वृद्धि। आरबीआई ने मुंबई स्थित न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर लगाए कई प्रतिबंध। खाते से पैसे निकालने समेत कई पाबंदी, लेकिन लॉकर ऑपरेट करने की छूट। बैंक की वित्तीय स्थिति में गड़बड़ी के चलते हुआ फैसला। महाकुंभ में सनातन धर्म का विराट दर्शन। श्रद्धालुओं की संख्या 50 करोड़ पार। मेला क्षेत्र में 300 सफाई कर्मियों की टीम ने 3 अलग अलग घाटों पर लगातार 30 मिनट तक स्वच्छता करके शुरू की गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका और फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और अमेरिका की यात्रा खत्म करने के बाद स्वदेश वापस लौट आए हैं। दोनों ही देशों की काफ़ी महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री की यात्रा रही। फ्रांस में प्रधानमंत्री ने एआई एक्शन समिट में वहां पर हिस्सा लिया और भारत का पक्ष रखा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री फ्रांस के दूसरे शहर मार्से भी गए, जहां पर भारतीय वाणिज्य दूतावास का वहां पर उद्घाटन किया गया राष्ट्रपति मैक्रों के साथ। और वहां पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, उनको भी प्रधानमंत्री की ओर से श्रद्धा सुमन वहां पर अर्पित किए गए। इसके बाद प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे पर गए और अमेरिका में प्रधानमंत्री की कई नेताओं से वहाँ पर मुलाकात हुई। जो सबसे महत्वपूर्ण मुलाकात थी, वो मुलाकात थी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। और इस मुलाकात में दोनों ही देशों के बीच में काफ़ी अच्छी बातचीत हुई है। रक्षा, व्यापार और कई अन्य क्षेत्रों को लेकर के दोनों देशों के बीच में काफ़ी अच्छी बातचीत हुई है। कई समझौते हुए हैं और ये दोनों देशों की जो यात्रा है, ये काफ़ी सफल रही प्रधानमंत्री मोदी की। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर भारत और अमेरिका पूरी तरह साथ नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात में आतंकवाद के खात्मे पर विस्तार से बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर खरी खरी सुनाई तो राष्ट्रपति ट्रंप ने 26/11 के गुनाहगार ताऊर राणा को भारत को सौंपे जाने का ऐलान किया। दोनों नेताओं ने 26/11 और पठानकोट के आतंकी हमलों के गुनाहगारों को सजा न देने के लिए पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई। साथ ही पाकिस्तान की जमीन पर पनप रहे आतंकवाद पर लगाम लगाने की बात भी कही। भारत अमेरिका का संयुक्त बयान। दहशत में आया पाकिस्तान। आतंकवाद पर पीएम मोदी और ट्रंप ने लगाई फटकार। गिड़गिड़ाया पाकिस्तान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब व्हाइट हाउस में द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा के लिए मिले तो उनके बीच बातचीत में एक बड़ा मुद्दा था आतंकवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान से साफ कहा कि वो 26/11 के मुंबई हमलों के साजिशकर्ताओं को न्याय के कटघरे में लाने के लिए अपने प्रयास में तेजी लाए। ट्रंप ने इस नृशंस हमले के मुख्य साजिशकर्ता ताऊर राणा को भारत को प्रत्यर्पित करने को मंजूरी देने का ऐलान करते हुए कहा कि उनके प्रशासन ने दुनिया के सबसे बुरे लोगों में से एक को भारत प्रत्यर्पित करने को मंजूरी दे दी है। पीएम मोदी ने भी इस फैसले के लिए ट्रंप को धन्यवाद देने में देरी नहीं की।
Today, I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India to face justice. मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं कि उन्होंने 2008 के जिसने भारत में नरसंहार किया था उस मुजरिम को अब भारत के हवाले करने का निर्णय किया है। भारत की अदालतें उचित कार्यवाही करेंगी। तहव्वुर राणा मुंबई में 26/11 के आतंकवादी हमलों में शामिल होने के मामले में आरोपी है और भारतीय एजेंसियों को उसकी तलाश है। पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक राणा वर्तमान में लॉस एंजलिस के एक मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में बंद है। मुंबई के 26/11 हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक राणा पाकिस्तानी अमेरिकी आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली से जुड़ा है। दोनों नेताओं की बैठक से ये साफ हो गया है कि आतंकवाद के खिलाफ जंग में भारत अमेरिका साथ खड़े हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मजबूती से एक साथ खड़े हैं और दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि सीमा पार आतंकवाद को खत्म करने के लिए ठोस कार्रवाई जरूरी है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका दृढ़ता से साथ खड़े रहे हैं। हम सहमत हैं कि सीमा पार आतंकवाद के उन्मूलन के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है। दोनों नेताओं ने 26/11 को मुंबई में हुए हमलों और 26 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान में एबी गेट बम विस्फोट जैसे जघन्य कृत्यों को रोकने के लिए अल-कायदा, ISIS, जैश ए मोहम्मद एवं लश्कर-ए-तैयबा सहित आतंकी समूहों से आतंकवादी खतरों के खिलाफ सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई। बयान में कहा गया है कि दोनों नेताओं ने इस बात की पुष्टि की कि आतंकवाद के वैश्विक खतरे से लड़ा जाना चाहिए और दुनिया के हर कोने से आतंकवादियों के पनाहगाहों को खत्म किया जाना चाहिए। बयान में कहा गया, ट्रंप और मोदी ने पाकिस्तान से 26/11 मुंबई और पठानकोट हमलों के अपराधियों को शीघ्र न्याय के कटघरे में लाने तथा ये सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि उनके सरजमी का उपयोग सीमा पार आतंकवादी हमलों को अंजाम देने के लिए नहीं किया जाए। आतंकवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फटकार के बाद पाकिस्तान फड़फड़ाने लगा है। पाक विदेश मंत्रालय ने भारत और अमेरिका के साझा बयान को एक तरफा, भ्रामक और राजनयिक मानदंडों के विपरीत बताया है। पाकिस्तान ने यहाँ तक कहा कि आतंकवाद के खिलाफ उसके प्रयासों और बलिदानों को नजरअंदाज किया गया है। अब पाकिस्तान कुछ भी कहे, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि आतंकवाद के मसले पर उसकी पोल खुल चुकी है और अब इस मामले में उसका दोहरा रवैया नहीं चलने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा में रक्षा सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा था, जिस पर पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ चर्चा की। अमेरिका भारत को अत्याधुनिक F-35 लड़ाकू विमान देने पर सहमत हो गया है, तो दोनों देश रणनीतिक संबंधों को और विस्तार देने पर सहमत हुए हैं। अमेरिका पहले भारत को F-35 लड़ाकू विमान देने पर सहमत नहीं था, लेकिन पीएम मोदी के प्रयासों से ये सहमति बनी है। भारत और अमेरिका के रक्षा सहयोग पर पाकिस्तान परेशान नजर आ रहा है। मोदी ट्रंप फिर साथ, नए युग का आगाज, पाकिस्तान हुआ परेशान। पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात में अन्य मुद्दों के साथ रक्षा संबंधों पर खास जोर रहा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी से वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच रक्षा समेत अन्य रणनीतिक संबंधों को व्यापक बनाने की दिशा में बड़ी छलांग लगाने का ऐलान करते हुए कहा कि उनका देश भारत को अत्याधुनिक F-35 लड़ाकू विमान देगा। दरअसल ट्रंप ने भारत को जिस F-35 स्टेल्थ विमान की बिक्री का प्रस्ताव दिया है, जिसे अब तक केवल सहयोगी देशों और नाटो देशों को बेचा गया है। F-35 जेट विमानों को दुनिया में सबसे घातक, टिकाऊ और कनेक्टेड लड़ाकू विमानों के रूप में जाना जाता है। यह अमेरिकी रक्षा विभाग का सबसे महंगा विमान माना जाता है। F-35 लड़ाकू विमान 5वीं जनरेशन का विमान है। इसे लॉकहीड मार्टिन ने डेवलप किया है। 2015 से यह अमेरिकी वायुसेना का एक बड़ा हिस्सा रहा है।
अमेरिका एक F-35 फाइटर प्लेन पर $82.5 मिलियन यानी करीब 715 करोड़ रुपए खर्च करता है। यह एडवांस फाइटर जेट है जो रडार की पकड़ में नहीं आता। F-35 फाइटर जेट एक मल्टी रोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है जो एक बार में 2800 किलोमीटर तक दूरी तय कर सकता है। F-35 फाइटर जेट में दर्जनों मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। यह 70,000 किलो वजन के साथ उड़ान भरने में सक्षम है। जानकारों की माने तो F-35 की खरीद का निर्णय दोनों देशों के बीच अभूतपूर्व रक्षा सहयोग का मार्ग प्रशस्त करता है और इससे एक गहरे साझेदारी की संभावना भी बन सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने संवाददाता सम्मेलन में यह भी कहा कि दोनों पक्षों ने समग्र रक्षा साझेदारी का विस्तार करने का निर्णय लिया है। दोनों देशों के साझा बयान में रक्षा सहयोग की मजबूती पर जोर है। बयान की बात करें तो दोनों देश 21वीं सदी में प्रमुख रक्षा साझेदारी को मजबूती के साथ ही वायु, भूमि, समुद्र, अंतरिक्ष, साइबर स्पेस में मजबूत सैन्य सहयोग पर सहमत हैं। भारत प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी भारतीय सेनाओं की तैनाती होगी तो साथ ही नए 10 वर्षीय फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने की योजना की घोषणा हुई है। रक्षा औद्योगिक सहयोग के मजबूती पर जोर दिया गया है तो साथ ही अमेरिका भारत के साथ रक्षा बिक्री व सह उत्पादन का विस्तार करेगा। अमेरिका ने भारत की रक्षा आवश्यकताओं को तेजी से पूरा करने के लिए भारत में जेवलिन, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों और स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैट वाहनों के लिए इस वर्ष नई खरीद और सह उत्पादन व्यवस्था को आगे बढ़ाने की योजना की घोषणा की। साथ ही 6 अतिरिक्त P-8I समुद्री गश्ती विमानों की भी खरीद होगी। वायु रक्षा मिसाइल, समुद्री प्रौद्योगिकियों में रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग में तेजी होगी तो साथ ही भारत को 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों पर नीति की समीक्षा होगी। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा क्षेत्र में व्यापक सहयोग पहले से ही रहा है और भारत अमेरिका से हथियारों की खरीद भी करता रहा है। लेकिन व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच वार्ता के बाद ये तय हो गया कि अब ये रक्षा संबंध और मजबूत होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ के महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान में किसान नेताओं के बीच 3 घंटे बैठक चली। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री ने चर्चा को सकारात्मक बताते हुए कहा कि अगली बैठक 22 फरवरी को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में की जाएगी। बातचीत और चर्चा बहुत सौहार्दपूर्ण और स्नेहमय वातावरण में चला। किसानों के सभी पहलुओं पर अपनी बात रखी, दलहन और तिलहन के प्रति रुचि भी दिखाई। 22 को हमारे माननीय कृषि मंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में बातचीत, चर्चा, मीटिंग का ये सिलसिला आगे बढ़ाने का निर्णय किया है। इसी के साथ पंजाब सरकार में मंत्री गुरमीत सिंह ने भी बैठक को सौहार्दपूर्ण बताया और कहा कि किसानों से जुड़े सभी मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। बहुत वधिया माहौल च गलबात हुई है। अगली तरीक जो कि केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान जी वो 22 तरीक ਨੂੰ होनी है। 22 तरीक ਨੂੰ चंडीगढ़ ਵਿੱਚ ही उम्मीद करी जाती है। ਜਿਹੜੀ किसानों ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ मंत्री जी ने ध्यान ਨਾਲ ਸੁਣੀਆਂ और अपने वालों भी उन्होंने दस्या कि मैं पूरा पॉजिटिव हाँ। बीजेपी ने लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई और कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछा है। गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ रिश्तों को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बीजेपी ने सांसद के तौर पर गौरव गोगोई के 2015 में पाकिस्तान जाने और दौरे की जानकारी और पाकिस्तान के दूतावास के अधिकारियों के बातचीत का ब्यौरा सरकार को न देने पर भी सवाल उठाया है। गौरव गोगोई ने सांसद के रूप में सुरक्षा से जुड़े कई संवेदनशील सवाल भी पाकिस्तान से लौटने के बाद लोकसभा में उनसे पूछे गए हैं। कांग्रेस सांसद लोकसभा में विपक्ष के उपनेता गौरव गोगोई पर बीजेपी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी गौरव गोगोई पर उनकी पत्नी के पाकिस्तान और ISI कनेक्शन को लेकर सवाल पूछ रही है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न के पाकिस्तान के प्रतिष्ठान से संबंधों को लेकर सोशल मीडिया साइट X पर पहले सवाल उठाए। दिल्ली में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से भी मामले पर सफाई मांगी है। पूर्वोत्तर क्षेत्र को डिस्टेबलाइज करने के लिए गौरव गोगोई पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं
उनको क्या यूटिलाइज किया गया? क्या गौरव गोगोई ये जानते थे कि उनकी पत्नी आईएसआई एजेंट के साथ काम कर रही हैं? क्या गौरव गोगोई ये जानते थे कि सेनेटर टॉम उबल जो हैं वो पाकिस्तान को फंडिंग बढ़ाने में, पाकिस्तान को हेल्प करने में, अमेरिकन सेनेटर खुले तौर पे उनके साथ ये काम करती थी और उनके जॉर्ज सोरोस से नज़दीकी संबंध हैं? तो क्या ये स्ट्रैटेजिक मैरिज थी और जानते बूझते ये काम किया गया था? बीजेपी का आरोप है कि गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न के आईएसआई से संबंध रहे हैं। अब बीजेपी गौरव गोगोई के सांसद के तौर पर 2014 के बाद पाकिस्तान के दौरे पर उनकी जानकारी न दिए जाने को लेकर भी सवाल पूछ रही है। सवाल पाकिस्तानी एम्बेसी से मिलने के बाद लोकसभा में उठाना और इसके जवाब लेना, ये क्या इंगित करता है? ये जानकारी ये किसको दे रहे हैं? बहुत सारे क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं कि पाकिस्तानी हाई कमीशन से मिलने के बाद क्या इन्होंने इसकी जानकारी गृह मंत्रालय को दी कि क्या क्या डिस्कशन हुआ था? नहीं। इनकी शादी होती है 2013 में, क्या इनको पता था कि इनकी पत्नी पहले पूर्व में आईएसआई के साथ काम कर चुकी हैं? लोकसभा में सदन में विपक्ष के उपनेता गौरव गोगोई की पत्नी के बारे में कई सनसनीखेज जानकारियों के सामने आने के बाद जाहिर है कि बीजेपी आक्रामक है और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से खुलासे के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े गंभीर मसलों पर उपजे सवालों का जवाब मांग रही है। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। एक और सहकारी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की जांच के घेरे में आ गया है, जिससे बैंक के ग्राहक नाराज और हैरान हैं। आरबीआई ने पर्यवेक्षी चिंताओं के कारण मुंबई स्थित न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर कई प्रतिबंध लगाए हैं, जिसके बाद से इस बैंक के खाताधारकों के बीच अनिश्चितता का माहौल है। हालांकि आरबीआई की तरफ से खाताधारकों को लॉकर की सुविधा को इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है। रिजर्व बैंक ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर वित्तीय अनियमितता के चलते प्रतिबंध लगा दिया है। गुरुवार को भारतीय रिजर्व बैंक ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगा दी, जिसके तहत बैंक को आरबीआई की पूर्व मंजूरी के बिना ऋण और अग्रिमों को मंजूरी देने या नवीनीकृत करने, निवेश करने या कोई भी देनदारी उठाने से रोक दिया गया। इसके अलावा बचत या चालू खातों से निकासी की अनुमति नहीं होगी। हालांकि जमाकर्ता कुछ शर्तों के तहत अपनी जमा राशियों के विरुद्ध ऋण का भुगतान कर सकते हैं। आरबीआई के निर्देश के बाद बैंक के ग्राहक खातों में जमा अपनी मेहनत की कमाई पर स्पष्टता की मांग करने के लिए अपनी शाखाओं में उमड़ पड़े हैं। देखो, न्यू इंडिया बैंक बहुत अच्छा बैंक था, पता नहीं क्या हुआ है। रिजर्व बैंक को सडनली इसको बंद नहीं करना चाहिए था। पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन डालना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है इस बैंक के अंदर। बंद हो गया तो कैसे जाएगा? इंसान का डेली ऑपरेशन कुछ रहेगा, एक्टिविटी रहेगा तो इंसान करेगा क्या? दूसरे दिन समझो घर का खर्चा करना है, कुछ करना है, पैसे निकालना है, सब सडनली बंद। गूगल पे, जीपीआई सब बंद कर दिया वो लोग ने। कोई अच्छा सा गाइडलाइन आरबीआई दे और पब्लिक का जितना भी कष्ट कम हुए उतना वो लोग ट्राई करेगा तो अच्छा है हमारे लिए। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के मुद्दे पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कार्रवाई को सही बताते हुए कहा कि आरबीआई ने जो कार्रवाई की है वो सोच समझ कर की होगी। जब कोई बैंक खराब परफॉर्मेंस करती है, जब उसके जो एसेट्स होते हैं वो डिप्लीट होते हैं, तो आरबीआई इस प्रकार के प्रतिबंध लगाती है, उस पर इंक्वायरी करती है, डिप्लीट होने वाले एसेट्स को रोकने की कोशिश करती है। अभी मेरे पास इसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन इसकी जो जानकारी है उसके आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से आरबीआई ने जो कार्रवाई की है वो सोच समझ कर ही की होगी। रिजर्व बैंक को इस बैंक में कुछ गड़बड़ियों के बारे में पता चला है। इसके बाद ही केंद्रीय बैंक ने ये कदम उठाया। रिजर्व बैंक को पता चला है कि इस बैंक की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। बैंक के पास पर्याप्त पैसा है या नहीं, इसको लेकर आरबीआई सवाल उठा रहा है। इसलिए लोगों को अपने सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट या किसी भी दूसरे खाते से पैसे निकालने से रोका गया है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि ये पाबंदियां ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए लगाई गई है। अब आरबीआई न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की वित्तीय स्थिति पर कड़ी नजर रखेगा और अगर बैंक स्थिरता बहाल कर पाता है तो प्रतिबंध हटाए जा सकते हैं या उनमें ढील दी जा सकती है। अगर ऐसा नहीं होता तो विलय, पुनर्गठन या लाइसेंस रद्द करने जैसी आगे की कार्रवाई की जा सकती है। मुंबई के जितने भी न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के ब्रांचेज हैं, वहां फिलहाल कुछ जगहों पर भारी भीड़ और कुछ जगहों पर लोगों की कतार जो है इस वक्त देखी जा रही है, जो कि काफी परेशान दिख रहे हैं। अपने सहयोगी कपिल के साथ मनीष कुमार शीतल, दूरदर्शन समाचार, मुंबई। खुदरा महंगाई के बाद थोक महंगाई में भी गिरावट देखी गई है। खाद्य वस्तुओं, खासकर
सब्जियों की कीमतों में गिरावट से थोक मुद्रास्फीति मासिक आधार पर जनवरी में घटकर 2.31% हो गई। थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति दिसंबर 2024 में 2.37% थी। आंकड़ों के अनुसार खाद्य वस्तुओं की महंगाई जनवरी में घटकर 5.88% रह गई, जबकि दिसंबर 2024 में ये 8.47% थी। सब्जियों की महंगाई उल्लेखनीय रूप से घटकर 8.35% रह गई, जबकि दिसंबर 2024 में ये 28.65% थी। इससे पहले बुधवार को जारी आंकड़ों में खुदरा मुद्रास्फीति जनवरी में घटकर 5 महीने के निचले स्तर 4.31% पर आ गई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भोपाल स्थित राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के लिए अभिव्यक्ति की आज़ादी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि घर घर शौचालय, गैस कनेक्शन, नल से घर तक जल, पीएम अन्न योजना ईज ऑफ गवर्नेंस के मॉडल से ही संभव हो पाई। संसद में हंगामे को लेकर उन्होंने कहा कि सदन बहस और चर्चा का महत्वपूर्ण स्थान है। लोकतंत्र के मंदिर में हंगामा स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने अकादमी में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया। How can we allow in temples of democracy disturbance and disruption? I urge all through this platform to be cognizant of alarmingly worrisome potential and dangers inherent in such kind of derailments and undermining sanctity of parliamentary institutions. To sacrilege such institutions is to taint and tarnish democracy, and this indicates lack of commitment to national development. Time for us to be in togetherness, in tandem. प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और दिशा निर्देश में बीएसएनएल तेजी के साथ मुनाफे की ओर बढ़ रहा है। पिछले कुछ महीने में बीएसएनएल उपभोक्ताओं की संख्या में भी वृद्धि हुई है। 9 करोड़ से ज़्यादा उपभोक्ता बीएसएनएल की सुविधा का लाभ ले रहे हैं। पिछले 3 महीने में बीएसएनएल में 262 करोड़ से ज़्यादा का शुद्ध लाभ अर्जित किया गया है। पिछले 17 साल में बीएसएनएल में ये मुनाफा दिख रहा है। पहली बार बीएसएनएल ने अपनी क्वार्टरली प्रॉफिट की रफ्तार को दोबारा शुरू की। पिछले बार जब क्वार्टरली प्रॉफिट बीएसएनएल ने पोस्ट किया था वो वर्ष 2007 था, मतलब 17 साल पहले। और प्रधानमंत्री जी के निर्देश, प्रधानमंत्री जी के संकल्प, प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश के आधार पर आज बीएसएनएल ने अक्टूबर से दिसंबर क्वार्टर के लिए 262 करोड़ रुपए का मुनाफा पोस्ट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 फरवरी को भारत मंडपम में भारत टैक्स एक्सपो में शिरकत करेंगे। शुक्रवार को भारत के टेक्सटाइल मंत्री गिरिराज सिंह ने एक्सपो का दौरा किया और कपड़ा उद्योग में भारत की संभावनाएं तलाशी गईं। आइए देखते हैं वरिष्ठ सहयोगी राजेश राज की ये खास रिपोर्ट। उत्साह और जोश के साथ शुरू हुआ भारत टैक्स एक्सपो 2025 में भारत सरकार के टेक्सटाइल मंत्री गिरिराज सिंह ने भारत मंडपम का दौरा किया और कपड़ा उद्योग में भारत की संभावनाओं को तलाशने की कोशिश की। लचीली वैश्विक मूल्य श्रृंखलाएं और कपड़ा स्थिरता की थीम पर आधारित भारत टैक्स एक्सपो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 फरवरी को भारत मंडपम का दौरा करेंगे और दुनिया भर के मुल्क से भारत आए कपड़ा उद्योग से जुड़े व्यवसायियों के स्टॉल का निरीक्षण भी करेंगे। भारत के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को 176 बिलियन से उठा करके 350 बिलियन डॉलर पर ले जाना है। 100 बिलियन डॉलर पर हमारा एक्सपोर्ट जाएगा। तो आज ये शो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपो बन रहा है। ऐसे तो भारत में टेक्सटाइल 3000 साल से है, अब उसको फिर से हम रिवाइव कर रहे हैं और भारत लीडर बनेगा।
भारत टेक्सटाइल एक्सपो में 126 देशों के बिजनेस डेलीगेट्स शिरकत कर रहे हैं, जिसमें 5000 से ज्यादा एग्जीबिटर को शामिल होने का मौका मिल रहा है। मैं अपने सारे जितने भी इंडियन मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स स्पेशली इन टेक्सटाइल बिजनेस, उनको मैं इनवाइट करता हूँ सऊदी अरब, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा बड़ा हब है टेक्सटाइल का और अच्छा कंजम्पशन भी है। तो और फॉर श्योर आई मीन कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया विल बी इन हाई। कश्मीर से कन्याकुमारी तक फ्रॉम ऑल स्टेट्स देयर इज सांगानेरी प्रिंटिंग, बगरू, अजरक एंड द काइंड ऑफ वीविंग वी हैव। इतनी प्रकार की हमारी वीव्स है, उस सबको मैं प्रमोट करना चाहती हूँ। हम कश्मीरी हाथ के बने हुए कालीन, सिल्क के कालीन यहाँ पे दिखा रहे हैं और हमारे साथ हमारे व्यूअर भी आए हैं। ये प्लेटफॉर्म एक बहुत ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही अच्छी जगह है प्रमोट करने के लिए अपने स्टेट को, अपने आर्ट को और अपने व्यूअर्स को। काफ़ी बायर्स आ रहे हैं जो कि जेन्युइन बायर्स हैं एंड इंडिया का ट्रेड बढ़ाने का पूरा मेरे को उम्मीद है। 17 फरवरी तक चलने वाले एक्सपो में ग्लोबल टेक्सटाइल दिग्गजों, ब्रांड और उद्योग निकायों ने अपने अपने स्टॉल पर अपने बेहतरीन उत्पाद को प्रदर्शित किया है, जो एक्सपो की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। मेगा टेक्सटाइल इवेंट में कई तरह के आयोजन होंगे, जिसमें वैश्विक व्यापार मेला और एक्सपो, वैश्विक स्तर का कपड़ा सम्मेलन, सेमिनार, सीईओ गोलमेज सम्मेलन के अलावा B2B और G2G बैठकें शामिल हैं। हिंदुस्तान का टेक्सटाइल उद्योग विश्व मानचित्र पर अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहा है। आने वाले दिनों में हिंदुस्तान अगर टेक्सटाइल के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनकर उभरता है तो बहुत अतिशयोक्ति नहीं होगी। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ भारत मंडपम से मैं राजेश राज, DD न्यूज के लिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ में 440 करोड़ रुपए की लागत से बने 2 फ्लाईओवरों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री सिंह के साथ सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इस अवसर पर 588 करोड़ की 114 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया गया। इन परियोजनाओं में सड़क निर्माण, पुल निर्माण, जल आपूर्ति योजनाएं, विद्युत प्रणाली सुदृढ़ीकरण और शहरी सुविधाओं का विस्तार शामिल है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि लखनऊ को आधुनिक बुनियादी ढांचे से लैस करना हमारी प्राथमिकता है। इन परियोजनाओं से न केवल यातायात की समस्या का समाधान होगा, बल्कि शहर के आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी। आज लखनऊ नगर के इतिहास का अत्याधुनिक महत्वपूर्ण दिन है, जिसमें पॉलिटेक्निक चौराहे से मुंशी पुलिया तक 171 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 4 लेन फ्लाई ओवर का लोकार्पण आज हुआ है। और इसके साथ ही सेक्टर 25 इंदिरा नगर से खुर्रम नगर चौराहे के ऊपर से कल्याणपुर चौराहे के पास तक 2.7 किलोमीटर लंबे 270 करोड़ रुपए से निर्मित 4 लेन फ्लाई ओवर का भी लोकार्पण यहां संपन्न हो गया है। वहीं केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने यूपी में राम राज्य स्थापित करने में सफलता पाई है। उन्होंने कहा कि हमें अगर हमारे देश को विश्व गुरु बनाना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास ध्यान देना होगा। बिना इसके कोई भी प्रदेश विकास नहीं कर सकता है। वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये 4 मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर है। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हुआ तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, उद्योग व्यापार में वृद्धि होगी, रोजगार का निर्माण होगा, गरीबी दूर होगी और निश्चित रूप से हमारा देश विश्व गुरु बनेगा, ऐसा सपना आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर है। मेरा अनुमान है कि उत्तर प्रदेश की अकेली अर्थव्यवस्था को महाकुंभ प्रयागराज के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपए की नई बढ़ोतरी होने जा रही है। जो लोग उंगली उठाते हैं कि 6,000 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए कुंभ में, ये 6,000 और 5 करोड़ कुंभ में ही नहीं किए हैं, प्रयागराज सिटी के रिनोवेशन में भी खर्च किए हैं।
यशोभूमि में आयोजित हो रहे भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 के तीसरे संस्करण के समापन समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत ने भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ये साझेदारियां भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और आधुनिक तकनीकों के साथ आगे बढ़ने में मदद करेंगी। And apart from the discussions taking place in Washington, one of them said that the US IBC want to set up a small informal working group with us to look at the application of AI. And then the words which struck me from that conversation were frugality, efficiency, and innovation. So it's a very, very positive thing. We've had fantastic meetings with the US IBC. We've had excellent meetings with representatives and ministers from the Gulf, with people from Latin America, Petrobras, oil, OIL. प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल आज 2 दिवसीय दौरे पर जयपुर पहुंचे। इस दौरान सहगल ने आकाशवाणी केंद्र जयपुर में अधिकारियों की बैठक लेकर केंद्र की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कार्यक्रम की गुणवत्ता बढ़ाने और श्रोताओं तक कार्यक्रमों की पहुंच बढ़ाने पर विशेष जोर दिया। इस दौरान जयपुर एयरपोर्ट पर आकाशवाणी के केंद्राध्यक्ष लोकेश कुमार समेत वरिष्ठ अधिकारियों ने पुष्पगुच्छ देकर प्रसार भारती अध्यक्ष की अगवानी की। 15 फरवरी से काशी तमिल संगमम की शुरुआत हो रही है। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए 200 छात्रों, शिक्षकों और लेखकों का पहला समूह विशेष ट्रेन से चेन्नई से वाराणसी जा रहा है। प्रतिभागी काशी के अलावा प्रयागराज और अयोध्या का भी दौरा करेंगे। कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर इनमें काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। हमारे संवाददाता निशांत सौरभ ने काशी तमिल संगमम विशेष ट्रेन में मौजूद प्रतिभागियों से बातचीत की। हम इस वक्त काशी तमिल संगमम स्पेशल ट्रेन में हैं, जो कि चेन्नई से वाराणसी जा रही है, डेलीगेट्स को लेकर, जो कि काशी तमिल संगमम का हिस्सा बनेंगे। इस ट्रेन में 200 प्रतिभागी शामिल हैं, जिनमें कि स्टूडेंट हैं, टीचर्स हैं और राइटर्स भी हैं। समूह में जितने डेलीगेट्स का चयन किया गया है, उसमें प्राथमिकता युवाओं को दी गई है। हमारे साथ कुछ युवा हैं जो कि इस समूह का हिस्सा है। आपसे हम जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं और आपको ये जो मौका मिला है काशी तमिल संगमम में पार्टिसिपेट करने का, कितना एक प्राउड मोमेंट है आपके लिए? मेरे के लिए ये बहुत भाग्यशाली से फील करता हूँ, क्योंकि सबको ये चांस नहीं मिल पाए। उत्तर भारत को और दक्षिण भारत के बीच क्या रिलेशनशिप है, उस की तरह काशी तमिल संगमम फोकस है 4 दिन पे। मुझे आई एम इंटरेस्टेड टू लर्न ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, हमारे साथ कुछ और युवा हैं। आपका नाम क्या है, कहाँ से आए? I'm Chantia, I'm a law student. लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, और कैसे इसमें आपका सिलेक्शन हुआ काशी तमिल संगमम के लिए? As like he said, we did examinations by online, and मैं बहुत खुशी है, मैं बहुत भाग्यशाली हम थे। और द त्रिवेणी संगमा, गंगा यमुना सरस्वती, और इन तमिल व्याकरण, नाटक, गीत, I like both. We have both the Triveni Sangama. It's happening there, and I feel like I'm in the Jan Samudra. I'm feeling like a drop. I'm that much excited over there. आप भी उन भाग्यशाली लोगों में हैं जो कि जा रहे हैं काशी तमिल संगमम के लिए। कितना एक्साइटमेंट है आप लोगों में? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैं कभी महाकुंभ के लिए जा भी पाऊंगी या नहीं, और अयोध्या देखना तो मेरा मतलब सपना जैसा रहा। मैं तो कभी सोच भी नहीं पाई कि मैं जाऊंगी वहाँ। संगमम जो प्रोग्राम है, इसके बारे में क्या कहेंगे? कितना महत्वपूर्ण प्रोग्राम है उत्तर और दक्षिण के बीच कड़ी को जोड़ने के लिए? यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रोग्राम है सर, क्योंकि दक्षिण और उत्तर मतलब काशी और तमिल दोनों परंपराओं को हम लोग एक साथ यहाँ मिलाकर देखते हैं। और जैसे पुराणों में काशी और कांची दोनों मोक्ष नगरी के नाम से जाना जाता है। काशी भी मोक्ष नगरी है, कांची भी मोक्ष नगरी है। इस दोनों का जो परंपरा है, मंदिर का परंपरा देखें तो काशी में भी हर जगह मंदिर दिखेगा, ऐसे ही कांची में भी।
इस तरह से यदि हम लोग जैसे अभी ये हम लोगों को यहाँ से वहाँ ले जाया जा रहा है, तो काशी का जो परंपरा है कांची के परंपरा से कितना मिला जुला है हम लोग ग्रंथों में पढ़ते आ रहे हैं। अभी हम लोग साक्षात देखेंगे और इसको सब कुछ देख करके हम लोग आत्मसात करेंगे वहाँ की काशी और कांची में कितना साम्य है। और आइए अब बात करते हैं दिव्य भव्य महाकुंभ की। तीर्थराज प्रयागराज की धरती पर बीते 13 जनवरी से आयोजित हो रहा दिव्य भव्य धार्मिक सांस्कृतिक समागम महाकुंभ 2025 अब इतिहास रच चुका है। अब तक 50 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में सनातन आस्था की पावन डुबकी लगाकर एक मिसाल कायम की है। महाकुंभ में 33 दिनों में 50 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया। 50 करोड़ से अधिक की ये संख्या किसी भी धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक आयोजन में मानव इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी सहभागिता बन चुकी है। इस विराट समागम का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया में केवल भारत और चीन की जनसंख्या ही यहाँ आने वाले लोगों की संख्या से अधिक है। अभी महाकुंभ में 12 दिन और एक महत्वपूर्ण स्नान पर्व शेष है। पूरी उम्मीद है कि स्नानार्थियों की ये संख्या 55 से 60 करोड़ के ऊपर जा सकती है। सर्वाधिक 8 करोड़ श्रद्धालुओं ने मौनी अमावस्या पर स्नान किया था, जबकि 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने मकर संक्रांति के अवसर पर अमृत स्नान किया था। 1 फरवरी और 30 जनवरी को 2-2 करोड़ के पार और पौष पूर्णिमा पर 1 करोड़ 70 लाख श्रद्धालुओं ने पुण्य डुबकी लगाई। इसके अलावा वसंत पंचमी पर 2 करोड़ 57 लाख श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाई थी। वहीं माघी पूर्णिमा के महत्वपूर्ण स्नान पर्व पर भी 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में पावन स्नान किया था। महाकुंभ में 50 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने अब तक पवित्र डुबकी लगा ली है, जो अपने आप में विश्व कीर्तिमान है। इसके अलावा महाकुंभ में आज कुछ और विश्व कीर्तिमान स्थापित हुए, जिसको बनाने में स्वच्छता कर्मियों की बड़ी भूमिका रही। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में देश के कोने कोने से श्रद्धालु पवित्र त्रिवेणी में डुबकी लगा रहे हैं। श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाने के साथ ही पवित्र संगम में गंगा स्वच्छता का संदेश लेकर के जाएं, इसको लेकर के प्रयागराज मेला प्राधिकरण और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बृहद स्वच्छता कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। इसी उद्देश्य से शुक्रवार को महाकुंभ मेला क्षेत्र में स्वच्छता अभियान को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया। कुंभ मेला क्षेत्र में इस ऐतिहासिक पहल में 300 सफाई कर्मियों की टीम 3 अलग अलग घाटों पर लगातार 30 मिनट तक स्वच्छता करके गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू की। महाकुंभ के रामघाट, भारद्वाज घाट और गंगेश्वर घाट पर यह अभियान एक साथ चलाया गया। अभियान से पहले स्वच्छता में लगे सभी स्वच्छता कर्मियों को QR कोड के जरिए स्कैन किया गया। गंगा स्वच्छता के अभियान से जुड़ी महाकुंभ प्रयागराज मेला प्राधिकरण की OSD आकांक्षा राणा ने कहा कि इसका उद्देश्य हमें अपनी नदियों और जल निकायों की स्वच्छता को सुनिश्चित करने के लिए एक संदेश देना है। दुनिया में पहली बार कीर्तिमान स्थापित किया जा रहा है और इसमें 3 लोकेशंस में एक्टिविटी हो रही है और इस एक्टिविटी के माध्यम से हम लोग को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो भी नदियां हैं, आपके जो भी वाटर बॉडीज है, उनको साफ रखें, स्वच्छ रखें, उस पर कूड़ा ना फेंकें। महाकुंभ की स्वच्छता की चर्चा हो रही है और इस स्वच्छता के माध्यम से यह संदेश प्रयागराज की इस पावन धरा से आ रहा है। आज एक विश्व रिकॉर्ड बन रहा है जो गिनीज बुक में दर्ज होगा। एकदम स्वच्छ और क्लीन हमारी गंगा है। आप देख पा रहे हो इतने लोग आ रहे हैं और यहाँ स्नान कर रहे हैं, तो हम देश दुनिया में एक मैसेज देना चाहते हैं कि करोड़ों लोगों के बीच में भी हम अपनी गंगा को इतना स्वच्छ रख पा रहे हैं। शुक्रवार को महाकुंभ को 33 दिन पूरे हो गए। दिव्य भव्य महाकुंभ में हर रोज लाखों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा रहे हैं। 13 जनवरी से चल रहे महाकुंभ में संगम में डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा अब तक 50 करोड़ से अधिक पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश के 110 करोड़ हिंदू आबादी में से 50 करोड़ का महाकुंभ में स्नान करना एक ऐतिहासिक पल है। भारत के अंदर 110 करोड़ की आबादी सनातन धर्मावलंबी है और उसमें से 50 करोड़ लोग आज तक आस्था की डुबकी प्रयागराज में लगा चुके होंगे।
वहीं महाकुंभ को बदनाम करने के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। महाकुंभ को लेकर भ्रामक पोस्ट करने वाले 54 सोशल मीडिया अकाउंट के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। मिस्र की आग को महाकुंभ की आग बताने वाले 5 इंस्टाग्राम, 1 एक्स और 1 यूट्यूब चैनल पर कार्रवाई हुई है। इसके अलावा पटना के वीडियो को महाकुंभ का बताने वाले 7 फेसबुक और 8 एक्स अकाउंट के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। राज्य के पुलिस महानिदेशक ने सभी से फेक वीडियो और फर्जी खबरों को प्रसारित न करने की अपील की है। ब्यूरो इनपुट के साथ अश्विनी मिश्रा और विकास सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सपरिवार प्रयागराज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाकुंभ में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई व्यवस्था की प्रशंसा की। साथ ही कहा कि ये महाकुंभ एक नया इतिहास बना रहा है। हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा पर्व है और 144 साल बाद जो योग आ रहा है, इस प्रकार का ये महाकुंभ है, तो हर व्यक्ति को ये लगता है जो सनातन को मानता है कि मैं आकर यहाँ पर गंगा जी का दर्शन लूँ, संगम पर स्नान करूँ, और उसी मंशा से मैं यहाँ आया हूँ। और जिस प्रकार से हमारी योगी जी की सरकार ने इस महाकुंभ का आयोजन किया है, मैं ऐसा मानता हूँ कि दुनिया में और दुनिया के इतिहास में एक प्रकार से लोग इसको याद रखेंगे। कुंभ मेले में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए उत्तर रेलवे ने विशेष वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 02252 की घोषणा की है। ये ट्रेन नई दिल्ली से वाराणसी के बीच 15, 16 और 17 फरवरी को संचालित होगी। ये ट्रेन सुबह 5:30 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से प्रस्थान करेगी। ट्रेन दोपहर 12 बजे प्रयागराज और 2:20 पर वाराणसी जंक्शन पहुंचेगी। वापसी में ये ट्रेन दोपहर 3:15 बजे वाराणसी जंक्शन से रवाना होगी। शाम 5:20 पर यह ट्रेन प्रयागराज पहुंचेगी और रात 11:50 पर नई दिल्ली पहुंचेगी। भारतीय रेल द्वारा स्पेशल वंदे भारत ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। यह ट्रेन 15, 16 और 17 फरवरी को चलेगी। इस ट्रेन का नंबर होगा 02252 02252। ये वंदे भारत स्पेशल ट्रेन नई दिल्ली स्टेशन से सुबह 5:30 बजे चलेगी। प्रयागराज होते हुए वाराणसी दोपहर 2:20 पर पहुंचेगी। इसके बाद दोपहर 3:15 पर यह ट्रेन वाराणसी स्टेशन से चलेगी और प्रयागराज होते हुए रात को 11:50 पर वापस नई दिल्ली पहुंचेगी। ओडिशा के पुरी में आयोजित होने वाली विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा इस वर्ष 27 जून से शुरू होगी। इस रथ यात्रा को सुव्यवस्थित तरीके से आयोजित करने के लिए शुक्रवार को राज्य पुलिस महानिदेशक योगेश बहादुर खुरानिया की अध्यक्षता में भुवनेश्वर स्थित डीजीपी कैंप कार्यालय में पहली तैयारी बैठक हुई। आगामी रथ यात्रा के दौरान संभावित भीड़ नियंत्रण और पिछले वर्ष हुई समस्याओं को ध्यान में रखते हुए डीजीपी खुरानिया ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अभी से व्यापक तैयारी प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। श्री जगन्नाथ मंदिर की परंपरा के अनुसार श्री जीव का अनुष्ठान विभिन्न तिथियों पर मनाया जाएगा। इस अवसर पर देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पुरी में जुटेंगे। इसके अलावा भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा को देखने के लिए कई महत्वपूर्ण हस्तियों के आने की संभावना है। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। डीजीपी ने बैठक में उत्तरा चौक से पुरी तक सीसीटीवी लगाने, यातायात व्यवस्थाओं के समुचित प्रबंधन, डाला चेक जैसी स्थिति से बचने के लिए विशेष व्यवस्था और अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए हेलीपैड जैसी कई विशेष सुविधाओं पर चर्चा की। इसके साथ ही बैठक में जिला प्रशासन के सहयोग से विभिन्न समस्याओं का त्वरित समाधान और श्रद्धालुओं के व्यवस्थित दर्शन के लिए विशेष सुविधाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान पुरी में लाखों भक्त भगवान जगन्नाथ के रथ का दर्शन करेंगे। ये रथ यात्रा विशेष रूप से उड़ीसा में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है, जहां 3 रथों पर भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र विराजमान होते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा में इन रथों को हजारों भक्त खींचते हैं।
पंजाब में विश्व हिंदू परिषद के नेता विकास प्रभाकर उर्फ विकास बग्गा की निर्मम हत्या के मामले में बब्बर खालसा इंटरनेशनल BKI मॉड्यूल के 2 आतंकियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। धर्मिंदर कुमार उर्फ कुणाल और दुबई में रह रहे फरार आरोपी हरविंदर कुमार उर्फ सोनू पर UAPA, IPC और शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। ये घटना 13 अप्रैल 2024 को हुई थी। BKI मॉड्यूल के गुर्गों ने विकास की रूपनगर जिले के नांगल में उनकी दुकान पर गोली मारकर हत्या कर दी थी। संभल पुलिस ने शाही जामा मस्जिद के दूसरे सर्वे के दौरान हुई हिंसा में शामिल 74 उपद्रवियों की पहचान के लिए सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर चस्पा किए हैं। साथ ही आरोपियों की पहचान बताने वालों को पुलिस ने इनाम देने का भी ऐलान किया है। इस मामले में पुलिस अब तक शारिक साठा गैंग के 2 सदस्यों समेत 76 आरोपियों को जेल भेज चुकी है। मामले में उत्तरी संभल के अपर पुलिस अधीक्षक श्रीश चंद्र ने बताया कि ये पोस्टर संभल नगरीय क्षेत्र के अलावा विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर भी लगाए जा रहे हैं। जामा मस्जिद के निकट जो 24 नवंबर को हिंसात्मक घटना हुई थी, इस संदर्भ में अभियुक्तों की पहचान हेतु पोस्टर चस्पा किए जा रहे हैं। CCTV के माध्यम से कुल 74 ऐसे अपराधी प्रकाश में आए हैं जिन्होंने यह घटना कारित की है, जिनकी पहचान किया जाना शेष है। इनके तस्दीक के लिए ये पोस्टर लगाए जा रहे हैं जिससे इनकी पहचान हो सके और विधिक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। जिन व्यक्तियों द्वारा इनके बारे में कुछ कारण साक्ष्य दिया जाएगा, उन्हें उचित धनराशि से पुरस्कृत भी किया जाएगा। संभल नगरीय क्षेत्रों के अलावा आसपास के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर लगाए जा रहे हैं। शुक्रवार को दिल्ली में 14वां एशिया फिशरी और एक्वाकल्चर फोरम का दिल्ली में सम्मेलन समाप्त हो गया। 3 दिन तक चले इस सम्मेलन में मछली पालन से जुड़े विशेषज्ञों और व्यवसायियों ने विभिन्न सत्रों में भाग लिया। इस क्षेत्र में आने वाली दिक्कतें और चुनौतियों को लेकर 3 दिन तक मंथन हुआ। मछली उत्पाद में कैसे बढ़ोतरी हो, इस पर चर्चा हुई। गौरतलब है कि एशिया विश्व का 70% सी फूड का उत्पाद करता है। कार्यक्रम के संयोजक JK जैना ने बताया कि भारत ने इस क्षेत्र में बहुत तरक्की की है। 1.75 लाख टन का सी फूड का उत्पाद कर रहा है, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। लेकिन इसमें वृद्धि कैसे हो, इसके लगातार प्रयास हो रहे हैं। इस अवसर पर मछली पालन से जुड़ी विभिन्न जानकारियों के लिए 2 पुस्तकों का भी विमोचन किया गया। हमारा जो मकसद था 14th एशियन फिशरीज फोरम एक बड़ा प्लेटफॉर्म देने के लिए सब विषय के ऊपर जो शोध हो रहा है दुनिया में उसके बारे में डिस्कशन करने के लिए। इसके अलावा भी हम अबाउट 20 लोगों को जो ग्लोबल एक्सपर्ट्स हैं, ग्लोबल एक्सपर्ट्स को बुलाए थे उनका एक्सपीरियंस शेयरिंग करने के लिए। ये जो 20 ग्लोबल एक्सपर्ट थे, इससे इंडिया से 3-4 लोग थे और सब हम तो इंडिया के लोगों के हर दिन सुनते हैं। हम चाहते थे कि जो दुनिया में दूसरा जगह में काम करते हैं उनको भी सुने। हमारे जो ग्लोबल एक्सपर्ट्स में FAO से 4 लोग थे, हमारा वर्ल्ड फिश का DG थे, नाका का DG थे, ऐसे बहुत बड़े बड़े संस्थान से भी लोग आए थे जिसका एक्सपीरियंस शेयरिंग किए। भारतीय एनर्जी कंपनी ने जमीन के भीतर सुरंग बनाकर LPG को स्टोर करने की क्षमता हासिल की है। इंडिया एनर्जी वीक में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने इसकी तकनीक और मॉडल का प्रदर्शन किया कि किस तरह ज़मीन के काफ़ी नीचे लिक्विड पेट्रोलियम गैस को सुरक्षित स्टोर किया जा रहा है। ये स्टोरेज तकनीक की सुविधाजनक होने के साथ ही किसी भी आपात स्थिति में स्टोरेज सुरक्षित रह सकेगा। जायजा लिया हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी ने। एनर्जी सेक्टर में LPG को स्टोर करना एक बड़ा चैलेंज होता है और इसमें बहुत ही सेंसिटिव ये एनर्जी होती है जिसमें कि दुर्घटना की संभावना होती है, साथ ही स्टोरेज स्पेस की बहुत की कमी होती है। तो इसको देखते हुए इंडिया ने ये टेक्निक आई है जिसमें कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो है वो किस तरीके से जो टनल बनाकर, पहाड़ों में टनल बनाकर, समुद्र तल से काफ़ी नीचे इस तरीके से टनल्स बनाकर उसमें जो LPG है उसको स्टोर किया जाता है। ये तकनीक जो है काफ़ी खास तकनीक ये है। हमारे साथ अमनदीप सैनी जी बताएंगे किस तरीके से इस पर काम किया जाता है, क्या खासियत है इसके। तो बेसिकली सर ये नॉर्मल जो हमारा कन्वेंशनल स्टोरेज है उससे बिल्कुल अलग है। यहाँ पे कोई मेटेलिक वेसल नहीं है LPG को कंटेन करने के लिए। हम लोग समुद्री तट से 500 फीट नीचे जाके एक रॉक के अंदर टनल बनाते हैं जहाँ पे हम LPG को स्टोर करेंगे। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये हमारा शाफ्ट का बॉटम मोस्ट पॉइंट है। तो ये बनाने में सर हमें बहुत चैलेंजेस आते हैं। ये कोई आसान काम नहीं है, बहुत सीपेज रहता है पानी का, उसको कंट्रोल करके हमको एक्सकेवेशन करना पड़ता है और फाइनली हम ये टनल बना के इसमें हम इसको LPG को हम लोग स्टोर करने जा रहे हैं।
बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं ये दृश्यों में किस तरीके से बड़ी बड़ी टनल्स जो है वो बनाई जाती है समुद्र तल से काफ़ी नीचे, जिससे कि वो सेफ रहें, सिक्योर रहें और कोई भी अगर आपात स्थिति आती है, हमला हो सकता है, उस दौरान भी जो है ये पूरा जो हम कह सकते हैं कि एक स्टोरेज जो है एनर्जी का वो सेफ रहेगा और कोई भी किसी तरह का खतरा जो है वो इस पर नहीं रहेगा। और इस तकनीक पर देखिए आप किस तरीके से देश में काम चल रहा है, पूरा मॉडल जो है इसका यहाँ पर बनाया गया है और जो कि भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और काफ़ी मेहनत से इसको डेवलप किया जाता है और इस तरीके से एलपीजी को सेफ और सिक्योर तरीके से स्टोर किया जा रहा है। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज़, दिल्ली। कल से देश भर में सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। विद्यार्थियों के लिए सीबीएसई की ओर से किस तरह के निर्देश दिए गए हैं, इस पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने डीएवी स्कूल की प्रिंसिपल सुहासिनी नाथ से। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। देश भर में 7000 से ज़्यादा केंद्र बनाए गए हैं। ऐसे ही एक केंद्र पर हम मौजूद हैं और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डीएवी श्रेष्ठ विहार स्कूल की प्रिंसिपल मैम सुहासिनी नाथ मैम किस तरह के निर्देश दिए गए हैं सीबीएसई की ओर से? हाँ जी, सीबीएसई की तरफ से क्योंकि कल 10वीं और 12वीं दोनों की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, तो बहुत से अभिभावक स्वयं छोड़ने जाएंगे बच्चों को, तो ये निर्देश दिए गए हैं कि सभी जो विद्यार्थी हैं समय पर पहुंचे अपने केंद्र पे और अपना पूरा यूनिफॉर्म पहन के, अपना स्कूल यूनिफॉर्म, आई कार्ड और एडमिट कार्ड उनके पास ज़रूर होना चाहिए। मैम क्या क्या सामान लेके जा सकता है विद्यार्थी अपने साथ इन केंद्रों? इन केंद्रों में एक ट्रांसपेरेंट पेंसिल पाउच होना चाहिए, पानी की बोतल भी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, उसके अलावा एडमिट कार्ड और आई कार्ड, और अगर कोई बच्चा अपनी किसी बीमारी की वजह से कोई दवाई लेता है तो वो दवाई भी ले जा सकता है। हाँ मैम, अगर बात की जाए तो बच्चों के सामने जब पेपर आता है तो किस तरह से वो उसकी तैयारी करके किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं? बच्चों ने बहुत मेहनत की है, पूरा साल बहुत मेहनत की है, तो अभी वो बिल्कुल धैर्य से काम लें, अपने आप को मोटिवेटेड रखें, घबराएं नहीं और समय से अपने पूरा रिवीजन कर लें। एक पढ़ाई एक दिन पहले ख़त्म करके रिवाइज कर लें और अपने कॉन्फिडेंस से जाएं। पहले मैम बच्चे बहुत दबाव में आ जाते थे परीक्षाओं को दिन लेकर, लेकिन पिछले कुछ सालों से परीक्षा पर चर्चा आयोजित की जा रही है, प्रधानमंत्री खुद बात करते हैं, तो कितना लगता है बच्चों का साइकोलॉजिकल? नहीं, प्रधानमंत्री जी की जो ये एफर्ट है उसके कारण बच्चे ये समझते हैं कि जो बड़े लोग हैं वो भी उनके साथ है, वो अकेले नहीं है इस एग्जामिनेशन में और पूरा हम लोगों का, हर एक का उनका साथ है और वो इसको एक त्योहार मानते हैं कि हम उसको एक चैलेंज ना लें पर उसको एक डेली लाइफ का अपना पार्ट समझें और बहुत ही धैर्य से काम करें। जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहिए? यही संदेश देना चाहूंगी कि पहले क्वेश्चन पेपर ध्यान से पढ़ें, बहुत जल्दी ना करें। 10 बजे उनको आंसर शीट मिल जाएगी, 10:15 बजे उनको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा और जिसको रीडिंग टाइम 15 मिनट मिलेगा और 10:30 से वो क्वेश्चन कर पाएंगे। तो 10:15 से 10:30 वो क्वेश्चन पेपर को बहुत ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चंस नोट कर लें और फिर तसल्ली से अपना आंसर देना शुरू करें। तो ये थी सुहासिनी नाथ मैम जो बता रहे थे कि पहले आप पेपर को अच्छे से पढ़ें और उसके बाद धैर्य के साथ अपनी परीक्षा को दें। हालांकि 15 फरवरी से शुरू होकर ये परीक्षाएं 12वीं की जहां 4 अप्रैल तक चलेंगी तो वहीं 10वीं की 18 मार्च को समाप्त होंगी। कैमरामैन विश्वबंधु के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस की सरकार लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाएगी। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से राज्य पुलिस महानिदेशक के नेतृत्व में 7 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। ये समिति लव जिहाद को लेकर तमाम कानूनी और तकनीकी पहलुओं पर चर्चा करेगी। समिति राज्य की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करेगी और राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर महाराष्ट्र सरकार लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाएगी। प्रदेश के विभिन्न संगठनों एवं कुछ नागरिकों ने लव जिहाद एवं धोखाधड़ी और जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने हेतु कानून बनाने के संबंध में आवेदन दिया था, जिसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने समिति का गठन किया। उत्तर प्रदेश के बाद अब महाराष्ट्र में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने का रास्ता साफ हो गया है। नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में 16 से 24 फरवरी के बीच आदि महोत्सव का आयोजन हो रहा है। महोत्सव का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया जाएगा। इस साल महोत्सव में 240 दुकानें लगेंगी, जिसमें 25 स्टॉल जैविक उत्पादों के भी होंगे। देश के अनुसूचित जनजाति समाज के लोगों के उत्पादों और उनकी कलाओं के प्रदर्शन को देश के सामने लाने वाले आदि महोत्सव की शुरुआत
इस साल 16 से 24 फरवरी के बीच की जा रही है। नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में होने वाले इस आयोजन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। मेले के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए केंद्रीय जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने बताया कि इस आयोजन के माध्यम से देश के आदिवासी समाज के उत्पादों और कलाओं को देश के सामने लाया जाएगा। मार्केटिंग के लिए ट्राइफेड के माध्यम से उनकी प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग व्यवस्थित रूप से हो सके, उनके उत्पाद को व्यवस्थित एक मंच मिले और उस मंच के माध्यम से जनजाति समाज परंपरागत अर्थतंत्र से हटकर वो उद्योग जगत में भी अपनी भूमिका और अपनी प्रतिभा को स्थापित कर सके। मेले का आयोजन ट्राइफेड के माध्यम से किया जाता है। इस वर्ष 240 दुकानें लगेंगी, जिसमें 25 स्टॉल जैविक उत्पादों के भी होंगे। साथ ही श्रीलंका और इंडोनेशिया से भी जनजातीय समाज के लोग शामिल होंगे। ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। उत्तराखंड में आयोजित हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों का आज 18वें दिन हल्द्वानी में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ समापन हुआ। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन की घोषणा की। सर्विसेज ने 68 स्वर्ण पदक के साथ कुल 121 पदक जीतकर राष्ट्रीय खेलों का खिताब अपने नाम किया। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र की टीम रही, जिन्होंने कुल 201 पदक जीते। तीसरे स्थान पर हरियाणा की टीम रही, जिसने कुल 153 पदक जीते, जिसमें 48 स्वर्ण पदक रहे। वहीं मेजबान उत्तराखंड ने राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और 7वें स्थान पर रहा। समापन समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा को 39वें नेशनल गेम्स की मेजबानी के लिए खेल ध्वज सौंपा। राष्ट्रीय खेल के माध्यम से मेजबानी के मोर्चे पर कामयाबी का नया अध्याय लिखने वाले उत्तराखंड राज्य ने खेलों की समाप्ति को भी भव्य और शानदार रूप दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में हल्द्वानी के अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स परिसर में समापन समारोह आयोजित हुआ। समापन समारोह में भव्यता और दिव्यता दोनों का संगम दिखा। कार्यक्रम में आर्टिस्टिक योग के माध्यम से निरोग रहने का अद्भुत संदेश दिया गया। वहीं उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर और पारंपरिक लोक नृत्य ने समापन समारोह को और भी ज्यादा उत्कृष्ट बना दिया। इस मौके पर मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन के लिए उत्तराखंड को बधाई दी और कहा कि यहाँ के विजेता खिलाड़ियों ने देवभूमि उत्तराखंड को खेल भूमि बनाया है। धामी जी ने 21वें स्थान पर से देश के खेलों के नक्शे पर हमारी देवभूमि को 7वें स्थान पर लाने का पुरुषार्थ किया। और ये विजेता खिलाड़ी जो इतने सारे मेडल पहली बार उत्तराखंड में जीत कर आए हैं, इन्होंने देवभूमि को खेल भूमि बनाया है। वहीं केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि देश को स्पोर्ट्स हब बनाने की शुरुआत उत्तराखंड से हो चुकी है। उत्तराखंड देवभूमि तो है ही, लेकिन नेशनल गेम्स के बाद वो खेल भूमि भी बन चुका है। आने वाले दिनों में देश एक स्पोर्ट्स हब बने, उसकी शुरुआत आज से हुई है। ओलंपिक्स गेम 36 की हौसला बढ़ाने की शुरुआत आज से हुई है। हम 2036 में दुनिया में 1 से 10 क्रम में स्पोर्ट्स नेशन बने। अमित शाह और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने राष्ट्रीय खेलों का ध्वज अगले मेजबान राज्य मेघालय को सौंपा। अगले राष्ट्रीय खेल साल 2027 में आयोजित होंगे। उत्तराखंड ने ग्रीन गेम्स की थीम पर राष्ट्रीय खेलों का सफल आयोजन कर देश दुनिया को पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया। पहली बार राष्ट्रीय खेलों को ग्रीन गेम्स की थीम पर आयोजित करते हुए पूरे आयोजन में प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करने के साथ ही बिजली के लिए सोलर एनर्जी का उपयोग भी किया है। मुझे ये बताते हुए हर्ष की अनुभूति हो रही है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों को सफलतापूर्वक आयोजित करने के साथ साथ उत्तराखंड ने इन खेलों में 24 स्वर्ण पदकों के साथ रिकॉर्ड 102 पदक अर्जित किए हैं। इन परिणामों से हमारे युवा खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी
सर्विसेज ने 68 स्वर्ण पदक के साथ कुल 121 पदक जीतकर राष्ट्रीय खेलों का खिताब अपने नाम किया। वहीं मेजबान उत्तराखंड ने अपने पिछले सभी रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए इस बार के राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और 7वें स्थान पर रहा। इस मेजबानी के माध्यम से उत्तराखंड ने न केवल खिलाड़ियों को एक नई राह दिखाई, बल्कि खेलों के विकास के लिए बुनियादी जरूरतों को भी एक नया बल दिया। उम्मीद यही करेंगे कि यहाँ से मिले हर एक मौजूदा संयंत्र का लाभ उठाकर ये खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने आप को नए सिरे से सामने रखें। कैमरामैन मनमोहन सिंह के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, हल्द्वानी, उत्तराखंड। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।